नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत पूर्व कक्षा में हमने राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के आद्य महाकल्प के सेल समूह की विस्तार से चर्चा करी थी। आद्य महाकल्प के सेल समूह के उपरांत जो अगला काल है भूगर्भिक संरचना से संबंधित, वो है पुराजीवी महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प के बारे में आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। पुराजीवी महाकल्प जो है वो मुख्य रूप से तो इसका समय काल की अगर हम बात करें तो समय काल इसका 59 करोड़ वर्ष पूर्व 59 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक का इसका समय काल है। पुराजीवी महाकल्प को मुख्य रूप से हम 6 शक में उपविभाजित करते हैं। 6 शक में इसका उपविभाजन करते हैं। अगर हम इस 6 शक का उपविभाजन करें और प्राचीन से लेकर नवीन शक की बात करें इसी में, तो सबसे पहले जो प्रारंभ में हमारे पास शक मिलता है वो शक मिलता है कैम्ब्रियन। वो मिलता है हमारे पास कैम्ब्रियन। तो सबसे पहले पहला जो शक है वो है कैम्ब्रियन। पहला है कैम्ब्रियन के बाद दूसरा जो शक है वह है ओडोविशियन। ओडोविशियन 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 के बाद में हमें मिलता है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन सिल्यूरियन के बाद में जो शक मिलता है वो हमें शक मिलता है कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन। उसके बाद में आता है डिवोनियन। डिवोनियन डिवोनियन के बाद में जो शक होता है वह है कार्बनीफेरस। कार्बनीफेरस के बाद में जो शक होता है वो आता है पर्मियन। पर्मियन इसके पूर्व का जो काल है वो जो सबसे प्राचीन आद्य महाकल्प जिसका हमने अध्ययन कर लिया, तो जो आद्य महाकल्प है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ये प्री कैम्ब्रियन काल कहलाता है। प्री कैम्ब्रियन ये केवल रिवीजन के हिसाब से हम वापस यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो हमने पहली कक्षा में आद्य महाकल्प प्री कैम्ब्रियन के बारे में चर्चा की। प्री कैम्ब्रियन के बारे में हमें कम जानकारी थी। उसके बाद जो पुराजीवी महाकल्प है 59 करोड़ वर्ष से लेकर 24.8 करोड़ वर्ष है, यहाँ से हमने अब आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो जो भूगर्भिक समय सारणी है उसमें मुख्य रूप से इसका जो 6 शक में इसे विभाजित किया गया है, तो वो 6 शक कौन कौन से हैं? कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बनीफेरस और पर्मियन। इन 6 शकों में पुराजीवी महाकल्प को विभाजित किया गया है। अब हम ये देखेंगे कि राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें पुराजीवी महाकल्प से संबंधित क्या क्या विशेषताएं हमें मिलती है। नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं पुराजीवी महाकल्प के बारे में, तो देखिए पुराजीवी महाकल्प के 2 उपसमूह राजस्थान में मिलते हैं। 2 उपसमूह मिलते हैं। 2 उपसमूह कौन कौन से हैं? एक को हम विंध्यन समूह के नाम से जानते हैं, दूसरा पर्मो कार्बनीफेरस समूह के नाम से जानते हैं। विंध्यन समूह की जो बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत के नाम से, क्योंकि पुराजीवी महाकल्प में मुख्य जो पर्वत श्रृंखला निर्मित हुई थी वो विंध्याचल पर्वत थी। विंध्याचल पर्वत के नाम पर इसे विंध्यन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ जहाँ विंध्याचल रेंज का विस्तार है वहाँ वहाँ हमें विंध्यन समूह की सेल समूह मिलती है। मुख्य श्रेणी की अगर हम बात करें विंध्याचल की, तो बिहार के डेहरी ऑन सोन से होशंगाबाद तक विस्तृत है। बिहार के डेहरी ऑन सोन से होशंगाबाद तक तथा चित्तौड़, आगरा, ग्वालियर तक इसका विस्तार मिलता है। निर्माण इसका 60 से 130 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। निर्माण काल जो है इसका 60 से 130 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। ये पूर्वी राजस्थान में विस्तृत है। उत्तर पूर्व में धौलपुर, करौली से दक्षिण पश्चिम में और निम्बाहेड़ा व सुकेत तक इसका विस्तार मिलता है। तो अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में पूर्वी राजस्थान मुख्य रूप से इससे संबंधित है। तो ये वाला जो भाग है जिसमें चित्तौड़ में निम्बाहेड़ा से लेकर ये जो भाग है, ये जो संपूर्ण भाग है, इस संपूर्ण भाग में हमें कौन से क्रम की सेल समूह मिलती है? विंध्यन सेल समूह की, विंध्यन क्रम की सेल समूह मिलती है। विंध्यन सेल समूह की यहाँ हमें चट्टानें मिलती हैं। ये जो विंध्यन सेल समूह का क्रम है ये धौलपुर, करौली से दक्षिण पश्चिम में निम्बाहेड़ा और सुकेत तक इसका विस्तार मिलता है। अगर हम मोटाई की बात करें
देखिए 2400 मीटर इसकी दक्षिण पश्चिम में मोटाई है। इसकी जो मोटाई है, जो विंध्यन सेल समूह के जो अवसाद हैं, जो चट्टानी संरचनाएँ हैं, वह उनकी मोटाई की बात करें तो 2400 मीटर है, जिसमें ऊपरी विंध्यन की जो मोटाई है, ऊपरी विंध्यन की मोटाई 1000 मीटर है और निम्न विंध्यन की मोटाई 1400 मीटर है। अर्थात समय के काल में इसमें भी विंध्यन को हमने अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन के रूप में डिवाइड किया है, जिनकी चट्टानी सेल संरचनाओं में थोड़ा-सा वेरिएशन हमें मिलता है। तो ऊपरी विंध्यन की जो मोटाई है वो 1000 मीटर के आसपास मिलती है और निम्न विंध्यन की जो मोटाई है वो 1400 मीटर मिलती है और टोटल जो इनकी मोटाई है विंध्यन सेल समूह की वो 2400 मीटर मिलती है। अब हम मानचित्र में देखते हैं, तो देखिए मानचित्र में हमें स्पष्ट इंडिकेट होता है कि जो सासाराम है, सासाराम से लेकर ये हमारा इधर चित्तौड़, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इधर ये हमारा धौलपुर जो रीजन है, धौलपुर करौली, इससे लेकर ये साउथ में होशंगाबाद तक ये जो पूरा क्षेत्र है, ये संपूर्ण भाग जो है ये किस श्रेणी से है? विंध्यन श्रेणी से संबंधित है। अब यहाँ विंध्यन श्रेणी की जो रेंज है, इसमें हमें जो सेल समूह मिलते हैं उन्हें हमने अलग-अलग नामों से विभक्त किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो एक आता है भंडेर समूह, भंडेर समूह की अगर हम बात करें, ये जो मुख्य रूप से राजस्थान का जो भाग है, इस भाग में सबसे अधिक जो चट्टानी समूह हमें मिलता है, वो भंडेर समूह का मिलता है। ये जो चट्टानी सेल समूह कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज में हमें जो समूह मिल रहा है, वो कौन-सा है? भंडेर समूह की चट्टानें मिलती है। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक समूह जो की चट्टानें मिलती है विंध्यन की, वो कौन-सी है? भंडेर। दूसरा है रीवा समूह, रीवा ग्रुप की सेल भी हमें यहाँ विशेषता से मिलती है। रीवा ग्रुप की जो सेल समूह है, वो हमें ये कोटा के दक्षिणी पूर्वी भाग और चित्तौड़गढ़ के समीपवर्ती भाग में हमें रीवा समूह मिलता है। उसके समीप ही हमें कैमूर समूह की सेल समूह भी मिलती है, जो मध्य प्रदेश और चित्तौड़ की दक्षिणी सीमा से जुड़ा हुआ है। कैमूर सेल समूह भी मिलता है। कैमूर सेल समूह के दक्षिण में हमें एक सेमरी समूह की चट्टानें मिलती है। सेमरी समूह की चट्टानें मिलती है। ये जो चट्टानें हैं, ये सेमरी समूह की चट्टानें हैं, जो इन दोनों के मध्य है। देखिए कैमूर, रीवा और सेमरी, छोटे-छोटे क्षेत्रों में ये हमें सेल समूह मिलते हैं। बीजावर ग्रुप जो है, वो विस्तार से मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और ये झांसी वाला जो रीजन है, वहाँ हमें ये एक छोटे से बीजावर क्षेत्र में बीजावर समूह भी मिलता है। तो मुख्य रूप से विंध्यन सेल समूह को हम भांडेर ग्रुप में भी डिवाइड करते हैं, रीवा ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कैमूर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सेमरी ग्रुप में डिवाइड करते हैं और बीजावर ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये जो सारे ग्रुप हैं, ये कौन से हैं? विंध्यन सुपर ग्रुप की सेल समूह के सब डिविजन्स हैं। अगर आप मानचित्र में आसानी से देखें, तो सासाराम जो है, वहाँ से लेकर हमारे चित्तौड़ तक ये एक विंध्यन सेल समूह का एक आधिपत्य मिलता है। इसमें इनका जो निर्माण काल है, वो भी अलग-अलग, ये जो गुना से लेकर ये जो संपूर्ण भाग है, ये दक्कन ट्रेप से निर्मित है। ये जो भाग है, ये दक्कन ट्रेप से निर्मित भाग है। इसके जो उत्तर का भाग है, अर्थात दक्षिणी जो पठार था, उसका लावा उद्गार हुआ, उसका विस्तार हमें कहाँ मिलता है? विंध्यन श्रेणी के साथ भी मिलता है। अब दक्कन लावा जो उद्गार था, वो बाद में हुआ, मायोसीन काल में हुआ था। तो सामान्य रूप से हम इसको कह सकते हैं, सॉरी, ये ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस कालीन जो है, उसमें क्रिटेशियस काल में दरारी लावा उद्गार हुआ और वो दरारी लावा ने क्या करा? दरारी लावा ने मुख्य रूप से इसके ऊपर, विंध्यन सेल समूह के ऊपर अपना एक परत जमा दी। तो हम जब भी देख रहे हैं, हम एक क्रम में कि सबसे पहले हमारे पास क्या था? आद्य महाकल्प था। आद्य महाकल्प के बारे में हमें कम जानकारी थी। फिर हम आए पुराजीवी महाकल्प की बात कर रहे हैं। तो पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत हमें जो 6 क्रम मिल रहे हैं, उन 6 क्रमों में कौन से हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, पर्मियन और कार्बोनिफेरस। अब इनके बाद कार्बोनिफेरस और पर्मियन, उसके बाद जो हमारा काल आएगा, उससे संदर्भित में हमें ट्रियासिक मिलेगा, ट्रियासिक के बाद हमें जुरेसिक मिलेगा और जुरेसिक के बाद क्रिटेशियस मिलेगा। तो जो क्रिटेशियस कालीन ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, उस क्रिटेशियस कालीन ज्वालामुखी उद्गार के जमाव हमें विंध्यन सेल समूह के ऊपर अध्यारोपित मिलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है।
अब अगर हम थोड़ा-सा इसे और विस्तार से राजस्थान के संदर्भ में बात करें, तो इस मानचित्र में हमें डिटेल से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ राजस्थान में जो विंध्यन से, क्योंकि हम मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो बीजावर, बिजोलिया, कोटा, बारां, मांगरोल, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है धौलपुर तक का, ये जो पूरा का पूरा भाग है, ये भाग आपका कहलाता है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जिसमें बिजोलिया, बूंदी, कोटा, रामगढ़, बारां, मांगरोल, फलोद और करौली, धौलपुर, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र निर्मित किससे है? सामान्य रूप से हम देखें तो ये जो निर्मित है, ये किससे है? भांडेर समूह से निर्मित है। भांडेर ग्रुप से निर्मित है। तो ये जो सेल समूह है, भांडेर ग्रुप से निर्मित है। तो राजस्थान में विंध्यन सेल समूह का सर्वाधिक जो क्रम है, वो कौन सा है? भांडेर ग्रुप है। उसके बाद भांडेर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा ग्रुप है, भांडेर ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ छोटा सा ग्रुप है, वो ग्रुप क्या कहला रहा है? ये वाला ग्रुप क्या कहला रहा है? रीवा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमें रीवा ग्रुप के नाम से जाना जाता है। रीवा ग्रुप के बाद में कैमूर श्रेणी है, वो उसके आगे सीमा पर है। ये जो भाग है, ये भाग हमारा कौन सा है? कैमूर। तो हमें एक क्रम मिलेगा कि मुख्य रूप से हम जब भी देखते हैं, सबसे पहले हमें भांडेर ग्रुप मिल रहा है, और सबसे राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में भांडेर समूह की चट्टानें सबसे अधिक मात्रा में मिलती है विंध्यन सेल समूह के अंतर्गत। उसके बाद हमें मिलती है रीवा ग्रुप की चट्टानें। रीवा ग्रुप के बाद में जो चट्टानी क्रम मिलता है, वो हमारा कैमूर ग्रुप है। कैमूर ग्रुप है, और कैमूर ग्रुप के दक्षिण में हमें जो जमाव मिलता है, वह जमाव मिलता है हमारा कौन सा? चित्तौड़गढ़ और के समीपवर्ती निम्बाड़ा और सुकेत वाला जो क्षेत्र है, नीमच, ये क्षेत्र, इसमें हमें कौन सा समूह मिलता है? इसमें हमें मिलता है सेमरी ग्रुप, सेमरी समूह की चट्टानें हमें इसमें मिलती है। तो ये मुख्य रूप से, उसके बाद में जो दक्षिण का भाग है, वो दक्कन ट्रेप से संबंधित है। तो मंदसौर मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, ये दक्कन ट्रेप से संबंधित भाग है। ये इस मानचित्र से हम बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ एक डॉट लाइन है, ये जो भाग है, ये भाग हमें ग्रेट बाउंड्री फोल्ट के रूप में जाना जाता है। ये हमारा क्षेत्र है ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। ग्रेट बाउंड्री फोल्ट के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भाग में हमें मुख्य रूप से विंध्यन सेल समूह की चट्टानें मिलती है। कुछ सबसे अधिक विस्तार हमें यहाँ मिलता है। कुछ जो डिविजन्स हैं, वो हमें पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ भागों में मिलते हैं, उनका हम अलग से इसी में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे भांडेर समूह के बारे में। तो देखिए, भांडेर समूह की जब हम विंध्यन समूह के अंतर्गत जो निम्न उपसमूह हमने उनका क्षेत्र देख लिया। अब हम उनकी विशेषताओं की बात करें, तो भांडेर समूह को हम ऊपरी भांडेर और निम्न भांडेर में विभक्त करते हैं। ऊपरी भांडेर में हमें कौन सी विशेषता मिलती है? चूना पत्थर बालूकाश मिलता है, सेल सिरबू सेल मिलती है हमें। निम्न भांडेर में हमें क्या मिलता है? बालूकाश में सेल मिलती है, सेमरिया सेल मिलती है और चूना पत्थर मिलता है। तो भांडेर सेल समूह की मुख्य विशेषता में ये ध्यान रखनी है सामान्यीकरण की दृष्टि से, कि यहाँ किसकी प्रधानता है? चूना पत्थर की प्रधानता है, लेकिन चूना पत्थर के साथ साथ यहाँ हमें बालूकाश में सेल भी मिलती है। रीवा समूह के अंतर्गत हमें ऊपरी रीवा बालूकाश और जीरी सेल मिलती है। यहाँ हमें कौन सी मिलती है? जीरी सेल समूह मिलता है। कैमूर समूह के अंतर्गत हमें कैमूर बालूकाश और संगुटिकाश में का जो क्रम है, वो हमें मिलता है। सेमरी समूह के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो सुकेत सेल जो है, वो मुख्य रूप से किसका भाग है? सुकेत सेल सेमरी समूह का भाग है। झालरा पाटन में हमें ये मिलता है, जहाँ हम झालरा पाटन बालूकाश के नाम से इसे जानते हैं। निम्बाड़ा जो क्षेत्र है, वहाँ में चूना पत्थर मिलता है। तो निम्बाड़ा चूना पत्थर के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आप देखिए, चित्तौड़ में जो चूना पत्थर सेल समूह है, सीमेंट के कारखाने, वहाँ जो चूना पत्थर मिल रहा है, वो किससे संबंधित है? निम्बाड़ा चूना पत्थर से संबंधित है। जीरन बालूकाश में हमें मिलता है, इसे हम जीरन बालूकाश में के नाम से जाना जाता है। तो जो सेमरी समूह, अगर हम इस तरह से राजस्थान के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए राजस्थान में हमें इस भाग में जो मिल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र हमारा जो मिल रहा है, वह किस में मिल रहा है? ये हमारा सबसे पहले भांडेर समूह के रूप में माना जा रहा है। भांडेर के साथ हटा हुआ जो छोटा भाग है,
वो भंडेर के दक्षिण में हमें रीवा मिलेगा। रीवा के दक्षिण में हम बात करेंगे तो हमें कैमूर श्रेणी मिलेगी, और कैमूर के दक्षिण में हम बात करेंगे तो हमें सेमरी श्रेणी मिलेगी। ये एक क्रम है जो ध्यान रखना है। भांडेर समूह के दक्षिण में हमें रीवा समूह की चट्टानें, फिर हमें कैमूर समूह की चट्टानें, फिर हमें सेमरी समूह की चट्टानें मिलती है। इसमें जीरन बालूकाष्ठ मिलता है, खोदिका बालूकाष्ठ में मिलता है, भगवानपुरा बालूकाष्ठ मिलता है। तो ये जो स्थान है वहाँ जो हमें बालूकाष्ठ मिलते हैं उनके आधार पर हमने इनका नामकरण किया हुआ है। सेमरी समूह में दो मुख्य रूप से हैं, एक सुकेत सेल महत्वपूर्ण है और एक निम्बायडा चूना पत्थर महत्वपूर्ण है। उसी तरह से रीवा समूह में जीरी सेल महत्वपूर्ण है, निम्न भंडेर में सेमरिया सेल महत्वपूर्ण है, और ऊपरी भंडेर में सिरबू सेल जो है ये एक इनका विशिष्टीकरण करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंध्य समूह में मुख्य रूप से विशेषताएं क्या है। चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, ग्रीट और बलुई पत्थर यहाँ की मुख्य चट्टानें हैं। चंबल के समानांतर ये 800 किलोमीटर में सीमा भ्रंश के ऊपरी सेल भांडेर समूह अरावली के पास में मिलती है। तो जो विंध्यन समूह है वो चंबल के समानांतर मिलती है। इस तरह से जो चंबल नदी जाती है उसके समानांतर, और यहाँ भी हमें क्या मिलता है, एक जो हमारा भ्रंश है सीमांत भ्रंश, उस सीमा भ्रंश के क्रम में हमें ये मिलती है। तो विंध्यन सेल समूह की मुख्य विशेषता में हमें कौन सी सेल समूह मिलती है, चूना पत्थर कांग्लोमरेट मिलता है। अब हम दूसरा जो समूह है इसमें मारवाड़ समूह, जिसमें पश्चिमी राजस्थान में हमें इसी समय काल की जो विंध्यन सेल समूह के समकालीन जो सेल समूह मिलती है उनका हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पश्चिमी राजस्थान में मिलने वाली विंध्यन समूह के समकालीन, ये ध्यान रखना है कि जो हमारा विंध्यन समूह है वो विंध्यन समूह मूल रूप से कहाँ अवस्थित है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। लेकिन उसी कालक्रम में पश्चिमी राजस्थान में हमें जो सेल समूह मिले उनके समकालीन जो चट्टानी क्रम मिला उन्हें हमने किस नाम से विभाजित किया है, नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन के नाम से विभाजित किया है। जो पश्चिमी राजस्थान का सेल समूह है उस पश्चिमी राजस्थान के सेल समूह के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो हमें एक तो ये इस तरफ एक नागौर सेल समूह मिलता है, इसको हम कहते हैं नागौर सेल समूह। नागौर सेल समूह। दूसरा जैसलमेर के दक्षिण में हमें एक छोटा सा भाग मिलता है, उसे हम कहते हैं बिरमानिया बेसिन। जैसलमेर के दक्षिण में उसे हम कहते हैं बिरमानिया बेसिन, बिरमानिया बेसिन। ये दो सेल समूह विंध्यन के समकालीन है, ठीक है, विंध्यन के समकालीन है। इनका नामकरण पारीख ने कब किया था, 1984 में, 1984 में किया था। तो हम यहाँ विस्तार से नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन के बारे में अध्ययन करेंगे। नागौर बेसिन जो है उसका विस्तार जोधपुर से पोखरण तक है और उत्तर में बीकानेर और गंगानगर तक है। हमने अभी इस मानचित्र में देखा कि जो जोधपुर से पोखरण तक ये जो नागौर बेसिन है एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगानगर तक, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र है, वहाँ तक हमें ये चट्टानी क्रम मिलता है। दूसरा जो बिरमानिया बेसिन है वो छोटा बेसिन है। इसमें जो नागौर बेसिन है वो किस पर निर्मित है, मालानी आग्नेय सेलों पर। आपको ध्यान हो तो आद्य महाकल्प में हमने मालानी संजाति के आग्नेय सेल जो पृथ्वी के निर्माण के समय बने अत्यधिक कठोर सेल समूह हैं उनकी चर्चा करी थी। उन मालानी जो आग्नेय सेल समूह थे उनके ऊपर ये विच्छेदित हमें मिलते हैं। तो मालानी आग्नेय सेलों के ऊपर हमें मिलता है, उसको हम कहते हैं नागौर बेसिन। बिरमानिया जो बेसिन है वो जैसलमेर के दक्षिण में एक छोटा बेसिन है। नागौर के समकालीन सेल समूह है, उसी समय काल के हैं, नागौर के समकालीन है। अवसादन हुआ है एक छोटी पहाड़ी के रूप में, किसके रूप में, छोटी पहाड़ी के रूप में। अब ये जो भाग है बिरमानिया बेसिन, ये किससे प्रभावित है, सममित वलन से, अर्थात एक सममित वलन है, अर्थात इसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, दोनों ही भुजाएं बराबर हो, वलन हो वो दोनों ही बराबर हो, उसे हम सममित वलन कहते हैं। अक्षय रेखा की जो स्ट्राइक है वो लगभग उत्तर और उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि जो बिरमानिया बेसिन है उसकी चूंकि पहाड़ी के रूप में है, छोटी पहाड़ी के रूप में है, और इसकी जो अक्षय रेखा की स्ट्राइक है वो उत्तर उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है, जिसका जो डिप है वो 35 डिग्री से 80 डिग्री के मध्य है, 35 डिग्री से 80 डिग्री के मध्य मिलता है। अक्षय रेखा की स्ट्राइक और उसका डिप जो है वो 35 डिग्री से 80 डिग्री तक है, और इसकी जो दिशा है वो उत्तर
उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में, ये उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, इस तरह से इसका जो अक्षय रेखा की ये स्ट्राइक है। और इसके जो ढाल की बात करें कोण की, तो ये कोण कितना है 35 डिग्री से लेकर 80 डिग्री के मध्य ये हमें मिलता है। कहीं कहीं 80 डिग्री तक पहुंच जाता है, बाकी सामान्य रूप से 35 से 80 डिग्री के मध्य ये कोण हमें मिलता है। अब इसी में दूसरा जो काल था पर्मियन कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल के बारे में आप सभी जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्बोनिफेरस काल था, क्योंकि इसे कोयला युग के नाम से भी जानते हैं। ये कोयला युग के नाम से भी जानते हैं। इस समय सघन वन थे, सघन वनों के कारण जब उष्ण जलवायु आई, सघन वन थे और सघन वन के कारण जब उष्ण जलवायु थी, उष्ण जलवायु के बाद क्रम में इसी में जब भूमि में बहुत अधिक मात्रा में अवतलन हुआ, भूमि अवतलन, जब भूमि अवतलन हुआ तो भूमि अवतलन के उपरांत जो वन थे वे भूमि में दब गए, और भूमि में दबने से ये कालांतर में कोयला में परिवर्तित हो गए। तो हम इसे कोयला युग के नाम से भी जानते हैं। कार्बोनिफेरस काल को हम कोयला युग के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो कार्बोनिफेरस काल है ये मुख्य रूप से कब है, सिल्यूरियन, डिवोनियन और निम्न कार्बोनिफेरस काल में निक्षेप मिलते हैं। तो कार्बोनिफेरस काल में कोयला जमा हुआ, लेकिन प्रक्रिया तो पहले से प्रारंभ हो जाती है। जैसे सिल्यूरियन युग है तो ये हम जानते हैं सामान्य रूप से सिल्यूरियन युग में क्या हुआ, मछलियों का विकास प्रारंभ हो गया था। डिवोनियन युग जो था ये डी की जगह डिवोनियन है, डिवोनियन। तो जो डिवोनियन युग था ये मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। मछली युग के सर्वाधिक इस समय मछलियों का प्रभुत्व था। तो सिल्यूरियन, डिवोनियन, निम्न कार्बोनिफेरस काल में ये क्रम मिलता है। और कार्बोनिफेरस के बाद में हमें कौन सा काल मिलता है, पर्मियन। तो इन दोनों को सामूहिक रूप से राजस्थान की भूगर्भिक संरचना में हम पर्मियन कार्बोनिफेरस काल कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के लिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा ये एक महत्वपूर्ण है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। बाप बोल्डर बेड, ये जो संरचना है, ये संरचना आरएस मुख्य परीक्षा में काफी बार पूछी गई है। बाप बोल्डर बेड ये आरएस मुख्य परीक्षा में ये सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। मुख्य परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। 20 शब्दों में भी पूछा जाता है और 50 शब्दों में भी पूछा जाता है। 20 और 50 शब्दों में पूछा जाता है। अब ये किस प्रकार का है, गोलाकार और अर्धगोलाकार गोलाश्म संस्तर है तालचर, जो गोंडवाना के समकालीन है। गोंडवाना कालीन जो दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड का, उसके गोंडवाना में तालचर जो संस्करण है, उस तालचर संस्करण के ये समकालीन है, गोलाकार और अर्धगोलाकार। इस समय हमें हिमानी के चिन्ह भी मिलते हैं। बाप बोल्डर बेड पर हमें क्या होता है, हिमानी के चिन्ह भी मिलते हैं। और इस तरह की चट्टानी संरचना बन जाती है। दूर से देखने पर हमें ये लगता है कि जैसे कोई बिस्तर बेड, पत्थरों का बेड बना दिया गया हो। इस तरह की एक चट्टानी संरचना बन जाती है। गोलाकार और अर्धगोलाकार आकार में ये एक चट्टानी संरचना मिलती है। इसको हम कहते हैं बाप बोल्डर बेड। इस चट्टानी संरचना को हम क्या कहेंगे, बाप बोल्डर बेड, बाप बोल्डर। और जो बेड इसलिए कि एक हमें बिस्तर के समान, एक बड़ा प्लेटफॉर्म के समान दिखाई देता है कि जिस पर आप आराम से सो सकते हैं। तो ये जो बाप बोल्डर बेड है, गोलाश्म और गोलाकार और अर्धगोलाकार संस्तर है, यहाँ हमें हिमानी के चिन्ह मिलते हैं। ये ही सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। ये किससे बने, हिमवाहित, अर्थात हम ये मानते हैं कि जब हमें ये चिन्ह मिल रहे हैं, इसका मतलब उस समय कहीं ना कहीं ये जो जलवायु थी, यहाँ की जलवायु में क्या था, यहाँ हिमकाल आया। इससे तात्पर्य ये साबित होता है कि या तो ये किसी अन्य स्थान से स्थानांतरित होकर यहाँ आए, या उस समय की यहाँ की जो जलवायु रही होगी वो किस प्रकार की रही होगी, शीत जलवायु रही होगी। यहाँ जो इनका जमाव है वो किस पर है, मालानी आग्नेय सेल पर, अर्थात जो पेरेंटल रॉक है वो है मालानी आग्नेय सेल। फिर मालानी आग्नेय सेल पर हमें क्या मिल गया, एक विंध्यन समूह का सेल क्रम मिल गया, एक विंध्यन क्रम सेल समूह मिल गया। उसके बाद हमें अरावली महासमूह की विभिन्न सेलें मिल गई, और उसके साथ ही यहाँ हमें क्या मिला, ये बाप बोल्डर बेड की संरचना इस तरह से मिल गई ऊपर, इस तरह से बाप बोल्डर बेड की संरचना मिल गई। जो पेरेंटल रॉक है, अर्थात इसमें नीचे कौन सी है, मालानी सेल है, मालानी सेल के ऊपर विंध्यन सेल है, और विंध्यन सेल के ऊपर
मालानी आग्नेय सेल, विंध्यन महासमूह और अरावली महासमूह की विभिन्न सेलों ने इसको निर्मित किया है। तो ये जो इन सबके फॉर्मेशन से ये जो भाग है, ये भाग बना है जिसको हमने बाब बोल्डर बेड के नाम से जानते हैं। दूसरा है भादुरा बालुकाश्म। भादुरा बालुकाश्म ये जीवाश्म युक्त बालुकाश्म है। इसमें हमें क्या मिलता है, बालुका जो सेल है उसमें हमें जीवों के अवशेष मिलते हैं, जीवों के अवशेष मिलते हैं। तो ये जो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, जीवों के अवशेष मिलना। भादुरा बालुकाश्म ये कहाँ मिलता है, बाप फलोदी के पास और भादुरा के आसपास के क्षेत्र में। भादुरा के उत्तर पश्चिम से हरबंस तक इसका मुख्य विस्तार है। ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्य विस्तार है इसका वो भादुरा के उत्तर पश्चिम से लेकर हरबंस तक इसका विस्तार है। इसका जो निर्माण हुआ था वो किस अवस्था में हुआ था, सामुद्रिक अवस्था में इसका निर्माण हुआ था। सामुद्रिक अवस्था में निर्माण हुआ, इसमें परतें पाई जाती है और जीवाश्म के अवशेष इसमें मिलते हैं। मध्यम व मोटे बालुकाश्म इसमें मिलते हैं, साथ ही इसमें पीले भूरे रंग के बालुकाश्म मिलते हैं जो जिनमें क्या है, लौह तत्व भी युक्त है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ में क्या होता है, मध्यम और मोटे बालुकाश्म है जो लौह युक्त है और उनका जो रंग है वो पीले और भूरे रंग के हमें बालुकाश्म मिलते हैं। तो दो मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, पीले भूरे रंग के बालुकाश्म है जो कि इस प्रकार के हैं, लौह तत्व युक्त हैं, और मध्यम व मोटे जो आकार है इनका वो, ये हमने पर्मियन कार्बोनिफेरस काल में भादुरा बालुकाश्म। तो देखिए हमने पुराजीवी महाकल्प की राजस्थान की सेल संरचना का अध्ययन किया। पुराजीवी सेल संरचना में आपको सामान्यकरण की अगर बात करें तो क्या ध्यान रखना है कि एक विंध्यन महासमूह है। विंध्यन महासमूह को हमने कैमूर, रीवा, जैसे सबसे पहले हमने कहा भांडेर, उसके बाद हमने रीवा, कैमूर और सेमरी श्रेणी में के रूप में अध्ययन किया। उसके बाद हम प्रमुख पर्मियन कार्बोनिफेरस काल की बात कर रहे हैं जिसको हम पर्मो कार्बोनिफेरस काल भी कहते हैं। तो जब आपको मान लो कहीं लिखा हुआ आ जाए पर्मो कार्बोनिफेरस काल, तो पर्मो कार्बोनिफेरस काल का मतलब भी क्या होता है, पर्मियन कार्बोनिफेरस काल है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे पास दो संरचनाएं है। ये सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्मियन कार्बोनिफेरस काल है ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में। इसमें हमें बाब बोल्डर बेड संरचना मिलती है और भादुरा बालुकाश्म सेल संरचना मिलती है। ये दोनों ही आरएस मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की कक्षा में इतना ही। आप लोगों को अगर ये कक्षा अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ देखिए जो महाविद्यालय में बीए पार्ट प्रथम में अध्ययनरत छात्र हैं उनके कोर्स को भी मद्देनजर रखते हुए ये कक्षा फ्रेम की गई है, ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को भी लाभ मिलने के साथ साथ जो छात्र सामान्य एकेडमिक कक्षाएं ले रहा है उसको भी लाभ मिले। तो आप उन बीए पार्ट प्रथम के छात्रों को भी ये कक्षा शेयर कर सकते हैं ताकि वो छात्र भी अपना अध्ययन कर सके अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। और आप हमारा अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।